हेलो स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको सबसे पहले जो बुक चल रही है उस बुक का मैंने आपको फोटो दिखाया है और इसी बुक को रेफर कर रहे हैं हम और इसी बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ भी रहे हैं। आपने काफ़ी सारे वीडियो देख लिए, उसमें मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी काफ़ी सारे बताए हैं चीज़ों को, जैसे HTML को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया आपको। और अब ये जो साइबर एथिक्स वाला चैप्टर है ये बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, 6 चैप्टर है ये। इसमें हमने प्रीवियसली देखा था ई कॉमर्स की प्राइवेसी, उनका ऑथेंटिकेशन, फिर इंक्रिप्शन, फिर उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर, फ्रॉड्स। फिर फ्रॉड्स में भी अलग अलग तरह के अपन ने उसमें देखे थे। अब एक नया टॉपिक है इसी चैप्टर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़े फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, जो मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरल नॉलेज टाइप के हैं, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इससे हमको चीज़ें एक्सप्लोर होगी। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये बड़े कॉमन सी चीजें हैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें काम करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। इट इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेसी एंड artistic work like music, picture, photo, software, website design, training model system that can be traded through e-commerce. अब इसमें ये है कि ये जितनी भी चीजें आपने करी है या आप ई कॉमर्स के थ्रू अगर कुछ करते हैं तो उसमें IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड होता है इंटरनेट पे और सिक्योरिटी सिस्टम वर्क करता है। और आपने कॉपीराइट पहले सुना होगा, कॉपीराइट जो होता है वो पेटेंट होता है, भाई आपने कहाँ से ली चीजें, क्या करी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या चीजें आती है? कॉपीराइट मतलब आपने खुद, जैसे कोई बुक पब्लिश होती है, तो बुक पब्लिश होती है तो आप देखना, बुक पब्लिश होती है ना, तो उसमें जो कॉपीराइट रहता है, @C का साइन होता है, वो कई जगह पब्लिशर का लिखा होता है और कई जगह ऑथर का लिखा होता है। आप देखना कि इसके पास कॉपीराइट के वो है, पावर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपीराइट की पावर अगर ऑथर के पास है तो फिर ऑथर सब चीजें वो कर रखेगा, और उसके पास है पब्लिशर के पास है तो पब्लिशर के पास है। तो various form of intellectual property protection are copyright, trademark, patents, each contribute to such of e-commerce by protecting intangible assets value to business. तो ई कॉमर्स में ये चीजें IPR प्रॉपर होना चाहिए। मेरी पार्ट्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर और वेबसाइट में भी प्रोटेक्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपके सॉफ्टवेयर, आपकी वेबसाइट, आपके पिक्चर, आपकी डिजाइन, आपकी ट्रेनिंग, ये सभी चीजें IPR के थ्रू रजिस्टर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अभी आपके इसमें दिया हुआ है, यहाँ हम बात करें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस वेबसाइट डिजाइन एक्सेट्रा कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब उसी के पास कॉपीराइट है और किसी के पास नहीं, मतलब सारे पावर उसी के पास, क्योंकि उसी ने डेवलप करेंगे, डिजाइन करें। कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। कॉन्फिडेंशियल ग्राफिक्स, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, एल्गोरिथम, प्रोग्राम और अदर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय ट्रेड सीक्रेट। तो वो सारी चीजें प्रोटेक्टेड भी रहती है और क्लियर भी रहती है। ई-कॉमर्स सिस्टम, सर्च इंजन और अदर टेक्निकल इंटेलेक्चुअल टूल्स में जो प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट्स। अब देखो सब अलग अलग चीजें आ गई। कॉपीराइट का मतलब ये बताया, जो भी नीचे भी आ रहा है, कि आप जो चीज बना रहे हो आपकी ही और किसी की नहीं, और ये ओरिजिनल ऐसा भी दिखा जाता है कई जगह। ई-कॉमर्स सिस्टम, सर्च इंजन और अदर टेक्निकल टूल बाय प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट। बिजनेस नेम, लोगो, प्रोडक्ट नेम, ट्रेड डोमेन नेम एंड अदर
साइन पोस्टेड ऑन योर वेबसाइट में भी प्रोटेक्टेड एज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब नीचे दे ही रखें, आप इसको देखोगे तो ये नीचे दे रखें। अब उसमें वो लाइन अपन उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कॉपीराइट पे। कॉपीराइट जैसे मैंने आपको समझा दिया, बट एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द कंटेंट ऑफ बोथ वेबसाइट एंड द मटेरियल ट्रांसमिटेड ओवर वेबसाइट। मतलब उसी के खुद के कंटेंट है ये बता रहा है और किसी के पास नहीं है, और ये बताता है कि उसी के कंटेंट है, इसका मतलब उसका ओरिजिनल खुद काम क्या हुआ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो मैं बुक पब्लिश करता हूँ, तो मैंने मेरा कॉपीराइट दे रखा है कि वो बुक और किसी की तो पब्लिश नहीं है उस टाइप की, नंबर 1। नंबर 2, ये बता रहा है कि ये जो मेरा वर्क है ये ओरिजिनल है, मतलब कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है, और ये जो डेवलप करी हुई ये सब ओरिजिनल है। तो और मेरी खुद की ऑनरशिप है, और मैं खुद उसका ऑथर हूँ, और मैं खुद ऑथराइज हूँ। कॉपीराइट इज डन ऑफ ओरिजिनल वर्क। Copyright is done of original work. Authorship which gives the owner the right to prevent others from taking actions like copying, distribution, modifying. अब मान लो अगर मेरे पास कॉपीराइट है, मेरा कॉपीराइट किया हुआ है, और कोई और दूसरा व्यक्ति उसको स्टोल नहीं करता, चुराता है, तो फिर उस पर मैं केस दायर कर सकता हूँ, और मेरी चीज को मैं ही मॉडिफाई या वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के कंटेंट। ओनली द पर्सन हु ओन्स द वर्क ऑफ ऑथरशिप हैज एक्सक्लूसिवली राइट टू रिप्रोड्यूस, पब्लिश और सेल इट। There are many things that can be protected by copyright that may include computer program, database, technical drawing, reference work, statistics। ये सारी चीजें जो अभी अपन ने मैंने बताई, ये कॉपीराइट में इंक्लूड है। और ऊपर भी बता रखी है कि कंप्यूटर प्रोग्राम, आर्किटेक्चर वर्क, नॉवेल, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, फिल्म्स, म्यूजिक कंपोजिशन, फोटोग्राफी, पेंटिंग्स, ड्राइंग। अब जहां तक बात है ट्रेडमार्क की, तो कॉपीराइट मतलब अपनी खुद की चीज, खुद का वर्क, खुद का ओरिजिनल वर्क, ये बता रहा है। अब ट्रेडमार्क एक सिंबल होता है, जैसे फेसबुक का ये से लिया हुआ है, ब्लॉगर का है, ट्विटर का है, आपने देख ही रहे उसमें, लिंक्डइन का है, सबके अलग अलग सिंबल साइन है। तो एक ट्रेडमार्क है, और वो ट्रेडमार्क किसी और कंपनी का नहीं हो सकता, जैसे फ्लिकर का है। तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट द वेरिएबल सिंबल एंड फ्रेज दैट डिस्टिंग्विश बिजनेस एंड इंक्रीज लॉयल्टी। तो बिजनेस को भी बढ़ाता है और चीजें बताता है, और दूसरा ये है कि ये यूनिक चीज है। नो अदर बिजनेस होल्डर और अदर पर्सन कैन यूज दिस सिंबल। जैसे फेसबुक का जो सिंबल आप कोई और यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडमार्क है उसका। ट्रेडमार्क जनरली रेफर टू ए ब्रांड और लोगो, मतलब एक ब्रांड या लोगो बताता है, ये बात तो सही है। That works as distinguished sign that identifies certain goods or service produced or provided by an individual or a company। और वो ये बताता है कि किसी कंपनी को, या जैसा फेसबुक अपने आप में एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, that have exclusive right to use them to identify product or service or to authorize other to use them in return to payment। The period of protection varies, but trademark can be renewed indefinitely upon payment of the fees। तो पेमेंट जो फीस के अकॉर्डिंग है वो डिसाइड होता है, वो सारी चीजें डिसाइड होती है। ट्रेडमार्क्स में भी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेटर, सिंबल। अब उसमें ये भी है कि एक सिंगल कैरेक्टर वाला भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। दे में कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग, सिंबल और 3 डायमेंशनल साइन सच एज शेप्स, पैकिंग ऑफ गुड्स। तो ये चीजें रहती है। अब अपन ने 3 चीज देखी, आईपीआर में 2 चीजें देखी, वैसे ही 3 चीजें कंसेप्ट वाइज देखी, आईपीआर, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। और आईपीआर में 2 चीजें अपन ने देखी, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। अब पेटेंट्स, कॉपीराइट का मैंने एग्जांपल भी दिया है। पेटेंट्स मतलब कितने टाइम का लिया हुआ है, ये सारी चीजें। पेटेंट्स प्रोटेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द मेथड्स underlying much of e-commerce। The patent is a license to the owner। मतलब पेटेंट एक लाइसेंस है, ऑनर यूजुअली गिवन बाय गवर्नमेंट, कि आपने आपके बिजनेस के लिए 1 साल का पेटेंट ले रखा है, 2 साल का ले रखा है, 3 साल का ले रखा है, दैट डिपेंड्स।
A patent is a license to the owner usually given by government that gives the owner of the software. जो सॉफ्टवेयर के ऑनर को बताता है कि ये वही ऑनर है और ये इसने गवर्नमेंट से इसका लाइसेंस ले रखा है, मतलब वो ऑथोराइज पर्सन हो गया सेल करने के लिए, परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए, या और भी अगर उसका खुद का बनाया हुआ तो सेल करने के लिए. Exclusive right to process, design in designated period of time. A patent is an exclusive right granted for a product or process that provides a new way of doing something or that offers a new technical solution of a problem. अब जैसे मान लो उसने 1 साल का पेटेंट लगा है तो उसको अपडेट करना है, चेंज करना है, नई कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्यूशन करना सॉफ्टवेयर का, तो वो कर सकता है. पेटेंट कैन बी प्रोटेक्टेड ए प्रोडक्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड पेटेंट ओनर हैव राइट टू डिसाइड एज हु मे और मे नॉट यूज पेटेंट प्रोडक्ट. और जिसने पेटेंट ले रखा वो डिसाइड कर सकता है कि कितने टाइम का प्रोडक्ट लेना और कब यूज करना और कब यूज नहीं करना. ई कॉमर्स में आप सॉफ्टवेयर और उनकी मेथड्स को चलाने के लिए आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते हो, जो ये बताता है कि आपके पास सारे राइट है और सारी चीज प्रोसेस कर सकते हो. फिर ट्रेड सीक्रेट. ट्रेड सीक्रेट एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन like confidential graphics design or source code of your software that provides enterprise a competitive edge may be considered as trade secret. अब सीक्रेट मतलब उसी में कोई इंफॉर्मेशन हाइड है, जैसे ग्राफिक्स या सोर्स कोड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड एंटरप्राइज कॉम्पिटिटिव एज मे बी कंसीडर्ड एज ट्रेड सीक्रेट. मतलब अंदर किस चीज की कोडिंग करी हुई ये बताना नहीं है तो वो उसको ट्रेड सीक्रेट माना जाएगा. ट्रेड सीक्रेट encompasses मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स एंड कमर्शियल सीक्रेट. उसमें किसी भी तरह के सीक्रेट हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ सीक्रेट लाइक मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाते समय फैक्ट्री से जो बन रहा है, या इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, या कमर्शियल मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग. Unlike patents, trade secrets are protected without registration. That is, trade secrets are protected without any procedural formalities. हाँ, अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क, ये सब ऑफिशियल चीजें हैं, लेकिन ट्रेड सीक्रेट्स के लिए आपको किसी चीज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. मतलब वो आपको बाहर शो नहीं करना, वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो उसके लिए आप ट्रेड सीक्रेट यूज करते हो. और उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं होता. देयर इज नो प्रोसीजर डिफाइंड. अब इसमें ये भी बता रखा है, most countries have their own system for patents, copyright and trademark, but according to international coordination and agreement facilitated by WIPO, or the World Intellectual Property Organization, these legal regime are basically similar in structure and approach. WIPO established in 1970, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अपनी अप्रोच यूज करता है और अपने अकॉर्डिंग काम करता है. ये 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था. इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन dedicated to helping ensure that the right of creators and owners of intellectual property are protected worldwide. और वो वर्ल्ड वाइड कैसे प्रोटेक्ट रखें आईपीआर को. आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, तो वो बताता है. ये बड़ी फंडामेंटल चीजें हैं जो हमको आना भी चाहिए, जनरल नॉलेज पर्पज से भी है इम्पोर्टेंट, और थोड़ा सा थ्योरेटिकल है. फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट. अब डिजिटल वर्ड जहां आ जाता है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू e-commerce, that means related to online internet based activities. With the rise of internet spread all over world. Digital property right represent the next generation of intellectual property. अभी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है ये आईपीआर ही है.
as the information is protected under intellectual property right. Digital products provide their creators with certain protection under the digital property rights. मतलब उसमें प्रोडक्ट्स प्रोटेक्शन रखते हैं डीपीआर में, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट में, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. These digital property rights put digital property on the same playing field as patent, copyright and trademark. मतलब आईपीआर के लिए तीन चीजें जो बताई थी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वही डिजिटल प्रॉपर्टी में भी है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट पे भी है. डिजिटल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इनसाइड द इंटरनेट फील्ड. और ये जो है आईपीआर वगैरह तो आप मैनुअल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसमें इंटरनेट या वो चीजें चल. लेकिन ये डिजिटल प्रॉपर्टी राइट की बात करें तो ये केवल ऑनलाइन और इससे रिलेटेड ही बात हो रही है. These rights were introduced to avoid piracy, plagiarism, disruption of information, digital information. अब ये आप जो बात कर रहे हैं, ये पायरेसी का मतलब ये होता है कॉपी की हुई. प्लेगरिज्म का मतलब भी कॉपी किया हुआ रहता है. दोनों की टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा अंतर है. हम बोलते हैं ना पायरेटेड है और ओरिजिनल. पायरेटेड है मतलब कॉपी की हुई चीज है, और प्लेगरिज्म का मतलब भी है तो कॉपी, वो चाहे ऑडियो हो, टेक्स्ट हो. जैसे आपकी मूवीज आप बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर आप बोलते हैं तो बोले पायरेटेड है, मतलब कॉपी किया हुआ है, डुप्लीकेट है उसका बना. और प्लेगरिज्म भी वही टर्मिनोलॉजी, बट प्लेगरिज्म को हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टोलन. आपने टेक्स्ट चोरी करा या वीडियो चोरी करा या ऑडियो चोरी करा या इमेज कोई चोरी करी या आपने उसको कॉपी करी. चोरी करना वर्ड थोड़ा सा अलग हो जाता, बट कॉपी करी. तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट जो बताया, इसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए. डिस्ट्रप्शन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, मतलब डिजिटल चीजों का, इंफॉर्मेशन का वो नहीं होना चाहिए, स्प्रेड नहीं होना चाहिए. अब डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स में दो चीजें हैं. एक डेटा. डेटा ये बताता है आपके रॉ फैक्ट्स और फिगर्स है. इसमें किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, वो चाहे का ईमेल का हो सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड का हो सकता है, एक्सेल का हो सकता है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है. और दिस में भी स्टोर ऑन कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क वगैरह में स्टोर हो सकता है. तो डेटा रॉ फैक्ट से होता है या आपकी इंफॉर्मेशन है तो किसी भी टाइप की फाइल हो, वो बताती है. अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आ रही है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट में दो चीज बताइए, डेटा और एक इंटरनेट अकाउंट. इसको थोड़ा सा अपन नीचे ले लेते हैं तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी. इंटरनेट अकाउंट आर ऑल्सो डिजिटल प्रॉपर्टी दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड. अब आपका इंटरनेट पे अकाउंट है, मान लो आपका जीमेल है, तो आपका प्रोटेक्शन लेना चाहिए. काय से प्रोटेक्ट रहेगा? पासवर्ड से प्रोटेक्ट रहेगा. These are the government by contact between an individual and internet service provider. और इसमें एक कॉन्टेक्ट रहता है इंडिविजुअल आपका खुद का और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? हु आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर द प्रोवाइडर व्हिच प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज लाइक बीएसएनएल, आइडिया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन. दीज आर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारे को क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी देते हैं, ईमेल चलाने की फैसिलिटी देते हैं, सोशल मीडिया चलाने की फैसिलिटी देते हैं, अकाउंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शॉपिंग वेबसाइट्स पर मतलब वेबसाइट से आप शॉपिंग करने की परमिशन देते हैं, वेब पेज, ब्लॉग होस्टिंग, अकाउंट्स, ऑनलाइन वीडियो, वर्चुअल अकाउंट, ये सारी परमिशन देते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन डिजिटल प्रॉपर्टी सच एज पिक्चर, मूवीज. ये तो मैंने बता ही दिया आपको. तो इन शॉर्ट हम बात करें तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट में इंटरनेट
और डेटा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है और ये देख रहा है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब आपने कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ऑडियो, कोई भी इमेज आपने कहीं से कॉपी की। जैसे थोड़ा सा मैं आपको डेप्थ में समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कोई रिसर्च पेपर बनाना है। रिसर्च पेपर का मतलब होता है रिसर्च करके कोई पेपर बनाना है, और वो यूनिक होना चाहिए, मतलब कहीं से वो नहीं हो, पढ़े हुए हों और उसको रीड करके अपना एनालिसिस हो, तो मेरा ओरिजिनल पेपर होगा। अब मान लो उस पेपर को किसी ने कुछ कंटेंट कॉपी कर लिया, कुछ पार्ट कॉपी कर लिया, तो वो प्लेगरिज्म मान लिया। तो प्लेगरिज्म यही बताता है कि आपने कोई भी चीज कॉपी नहीं करना, और करे तो आप थोड़ा सा उस लेवल तक करें कि जिस लेवल तक आपकी एक्यूरेसी नहीं आए। जैसे आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी पेपर को आपको रिव्यू करना है, तो आप रिव्यू करें और उसका सहारा लें, और अगर आप प्लेगरिज्म आप कॉपी कर रहे हैं तो उसको बताएं कि हमने यहाँ से ये कॉपी किया। तो उसका एडवांटेज ये मिलेगा कि वो प्लेगरिज्म में नहीं आएगा, और मतलब वो ये बताएगा कि हमने यहाँ से रेफरेंस लिया, इस रेफरेंस से हमको ये एडवांटेज मिला। मान लो रिसर्च पेपर बना हुआ है, उसका डेटा आपको यूज करना है, तो आपको बता दें कि रिसर्च पेपर का डेटा हमने यहाँ से लिया और वी आर यूजिंग दैट डेटा, तो वो आपको एडवांटेज देगा। तो आप ये देख रहे हो, प्लेगरिज्म कैन बी टेक्स्ट, ऑडियो, video, images. It is the act of copying someone else's work and publish its own your own. आपका खुद का पब्लिश किया हुआ है तो वो बताएगा। It is a serious offense as it is a form academic or misconducted or dishonesty along with cheating, coercion of publication. अब आप कुछ ले रहे हो और बता नहीं रहे हो, मैंने अभी आपको बताया कि आपने लिया तो आप बता रहे हो, और अगर आप नहीं बता रहे हो तो वो चीटिंग हो जाएगा, चोरी किया हुआ हो जाएगा, वही चीज है। Plagiarism also demotivates students who see their efforts as being undermined by the unfair advantage gaining by the others. और वही वाली बात है, डिमोटिवेट करना है स्टूडेंट को, क्यों? क्योंकि आपने अगर वो चीज कॉपी कर ली तो वो अनफेयर के उसमें ही अकॉर्डिंग आएगी। Plagiarism can be done deliberately or unintentionally, which can be broadly classified as. अब प्लेगरिज्म में कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, विच टाइप्स प्लेगरिज्म कैन होल्ड इट, तो वो बता रहा है। पहला है डायरेक्ट प्लेगरिज्म, टेकिंग अनदर, किसी और पर्सन का आइडिया, टेकिंग अनदर पर्सन आइडिया वर्क फॉर वर्ड विदाउट गिविंग प्रॉपर साइटेशन। अब किसी और पर्सन का आपने आइडिया चुरा लिया या वर्ड चुरा लिया, और उसका आपने प्रॉपर साइटेशन का मतलब है आपने उसका प्रॉपर रेफरेंस नहीं दिया, तो अल्टीमेटली चुराई हुई चीज ही प्लेगरिज्म नहीं। सेल्फ प्लेगरिज्म, सबमिटिंग योर प्रीवियस वर्क एज अ पार्ट ऑफ करंट असाइनमेंट विदाउट परमिशन। अब ये सेल्फ प्लेगरिज्म मतलब हमने हमारी ही कोई चीज रिसर्च पेपर बनाया और हमारे रिसर्च पेपर को ही हमने वापस यूज करा, तो उसमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लेगरिज्म हुआ, कॉपी हुई, लेकिन हमारा खुद का है, इसलिए वो इन्होंने एक टाइप बताया है ऑथर, बाकी वो प्लेगरिज्म एक तरीके से नहीं है क्योंकि खुद की चीज यूज हो रही है। थर्ड है मोएसिक प्लेगरिज्म, कोटिंग अनदर्स वर्क विदाउट कोटेशन मार्क। अब आपने सामने वाला किसी और पर्सन ने कोई रिसर्च पेपर बनाया, वो कोर्ट में दिया हुआ है, जैसे कहते हैं ना इडियम्स फ्रेज वगैरह कोर्ट्स में दिए हुए थे, डबल कोर्ट्स, और आपने उसका यूज कर लिया और कोर्ट्स नहीं दिया। This can also be referred to replacing word in other words with synonym like while maintaining the same overall structure and meaning. It is also known as copy replace plagiarism. मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई वर्ड यूज करा, अब आजकल वर्ड के सिनोनिम बहुत यूज होने लगे, तो आपने क्या करा, किसी रिसर्च पेपर में कोई वर्ड आया, उस वर्ड को आपने यूज करना, लेकिन उस नाम से यूज नहीं करा, आपने उसका सिनोनिम ढूंढ के सिनोनिम यूज करा अपने रिसर्च पेपर में, तो वो आपका कहलाएगा मोएसिक प्लेगरिज्म। ये कॉपी पेस्ट, लेकिन आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया उसमें और उसका सिनोनिम यूज कर लिया, पर्यायवाची जो हिंदी में बोला जाता है,
तो वो आपका कहलाता है मोइजिक प्लेगरिज्म। फिर नेक्स्ट और लास्ट आता है प्लेगरिज्म, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, forgetting to cite source, misquoting source or paraphrasing source without giving credit where credit is due। अब एक्सीडेंट मतलब आपने कोई साइट खोली, कॉपी करा, पेस्ट करा और आपने बताया नहीं कि कहां से लिया, लिखा हुआ है ऑलरेडी फॉरगेटिंग टू साइट सोर्स, किस साइट से लिया पता है, मिसकोटिंग सोर्स और भूल गए वो, और पैराग्राफ पैराफ्रेजिंग सोर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट, बिना क्रेडिट के। While plagiarism not a new problem and opportunity for plagiarism have increased exponentially with increased dependency on the internet। कुल मिला के बात यह है कि कॉपी करा हुआ है, चाहे आइडिया हो, चाहे रिटर्न वर्क हो, या कुछ भी हो, ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया। फिर बात आती है लाइसेंस की, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब इसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बात आती है। लाइसेंस तो अभी अपन ने देखा ही, एक पेटेंट्स लेते हैं तो अल्टीमेटली एक लाइसेंस ही होता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स परमिशन बाय ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सॉफ्टवेयर आप अगर चला रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपने लाइसेंस ले रखा, या आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बना हुआ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आपने उसको परचेस करा, तो इसका मतलब ये है कि आपने लाइसेंस ले रखा। To take some acts that honor has ability to control due to ownership of intellectual property rights। मतलब जैसे आप मैं आपको ऐसे समझाऊं, एमएस वर्ड अपना नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, एमएस ऑफिस, उसमें आपने परचेस कर रखा है एमएस ऑफिस सिंगल यूजर, तो आपने लाइसेंस ले रखा। तो लाइसेंस ले रखा मतलब अब आप ऑथराइज्ड पर्सन हो चलाने के लिए। अब आप चोरी करा हुआ नहीं कर सकते। आपको मालूम है काफी सारी कंपनियां, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आपके वहां घर पे भी आके आपका कंप्यूटर जब्त कर सकती है। इसका रीजन ये है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर लाइसेंस वाला नहीं ले रखा है, जैसे विंडोज है, विंडोज अगर आपने लाइसेंस नहीं ले रखा है तो आपका जब्त कर सकती है। तो लाइसेंस इसीलिए, हालांकि हम इंडियंस लाइसेंस को बिलीव कम करते हैं, हम खुद ही मूवी है पायरेटेड मूवी देख लेते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं। ये पायरेटेड यूज कर रहा है मतलब हमने सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं लिया। सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेना मतलब जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उससे हमने विदाउट हम उसकी परमिशन के हम वो चला रहे हैं, ये उसका मीनिंग है। तो विंडोज में जितने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने सॉफ्टवेयर हैं वो सब पेड है। पेड है मतलब उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, मतलब उनसे परमिशन लेना पड़ती है चलाने के लिए, हम लेते नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। फिर इसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस दो टाइप के बताए हैं, एक प्रोप्राइटी और क्लोज लाइसेंस, मतलब जिसने बनाया उससे हम ले रहे हैं। सॉफ्टवेयर अंडर प्रोप्राइटी लाइसेंस कैन बी यूज्ड आफ्टर पेइंग द फी, उसकी फी देके, और इट्स ऑनर एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन मेड बाय ऑनर टू यूज। और फ्री और ओपन सोर्स लाइसेंस, ये फ्री और ओपन सोर्स में मतलब है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई आपको वो नहीं है। जैसे लाइनेक्स बेस्ड जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सब फ्री है। सॉफ्टवेयर अंडर दिस लाइसेंस कैन बी यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, इज आल्सो अलाउ यूजर to use the source code of the software to develop other software। मतलब आप उनका जैसे यूनिक्स लाइनेक्स है, इसमें तो एग्जांपल नहीं दे रहा कि मैं तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। यूनिक्स लाइनेक्स के जो सॉफ्टवेयर वो आप यूज करो और उससे आप नए नए सॉफ्टवेयर बनाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी एग्रीमेंट टू यूज ए सॉफ्टवेयर। और जैसे अभी मैंने आपको बोला ना लाइसेंस लिया, तो लाइसेंस एग्रीमेंट रहता है कि ये आप 1 साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए। तो आपने 1 साल के लिए, आप 1 साल के बाद फिर आपको लाइसेंस आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं एग्रीमेंट टू यूज ए सॉफ्टवेयर। While installing the setup of any software, you have to agree to terms of software license agreement, which is a contract grant permission to use one or more copies of software in ways
which may otherwise infringe on software owner intellectual property right. It is an agreement between the company and customer for use of customer. मैंने आपको बताया वही 1 साल के लिए 2 साल के लिए। अच्छा इसमें एक चीज और है, मान लो मैंने एमएस ऑफिस का लिया, सिंगल यूजर लिया तो मतलब एक यूजर ही यूज कर पाएगा। मल्टी यूजर मतलब मैंने 3 यूजर के लिए लिया तो 3 व्यक्ति उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे, 3 व्यक्तियों का लाइसेंस ले रखा है, ये उसका मतलब होता है। तो लाइसेंस लेने के लिए ये वाली बात हो गई। अब बात आती है, इसमें मैंने एक चीज और बताई, फ्री और ओपन सोर्स लाइसेंस, FOSS बोलते हैं, फ्री और ओपन सोर्स लाइसेंस FOSS, और ये है ओपन सॉफ्टवेयर OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब इसके सोर्स ओपन है, आप अपने मॉडिफिकेशन दे सकते हो, अपना लॉजिक दे सकते हो और डेवलप कर सकते हो। OSS इज ए कंप्यूटर, एक फ्री है और एक ओपन। ओपन सोर्स मतलब इसकी कोडिंग खुली हुई है, आप कुछ भी अपडेट कर सकते हो। इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट हैज ए सोर्स कोड अवेलेबल टू द जनरल। एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सच एज सॉफ्टवेयर टिपिकली डू नॉट रिक्वायर लाइसेंस फी। इसमें इसको लेने के लिए भी लाइसेंस नहीं लगेगा और इसमें कुछ अपडेशन भी कर सकते हो। These are called open source software because collaboration is open to all and source code is freely shared. Open source software movement supports open source software license. The three main objectives behind OSS was, तीन ऑब्जेक्टिव है, टू ट्रीट यूजर एज ए कोड डेवलपर। अब मान लो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया हो तो आपने लाइनेक्स यूनिक्स में कुछ मॉडिफिकेशन करा तो आप अपने आप में वो डेवलपर होगा और उसका पार्ट होगा। टू मेक सेवरल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, और वर्जन में भी आप वर्जन भी नए नए बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। पोर्ट इट टू न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, नया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो अगर आपने उसके सोर्स कोड में कुछ चेंज करा है। और ये कौन कौन से हैं, लाइनेक्स है, अपाचे है, ओपन ऑफिस है, ये सब लाइनेक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर ही है। MySQL है, यूबुंटू है, जैसे यूबुंटू लाइनेक्स का फ्लेवर ही है, ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। These are the open source software, Linux, Apache, ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस इसी का होता है, MS ऑफिस विंडोज का होता है, ओपन ऑफिस लाइनेक्स का होता है। MySQL, Ubuntu आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और फिर नेक्स्ट आ रही बात, टू मेक द प्रोडक्ट मोर अंडरस्टैंडेबल, मॉडिफिकेशन एक्सेसिबल। और वो ये बताते हैं कि भाई आप अच्छे से अच्छा जिससे दूसरा व्यक्ति अच्छे से समझ सके, चेंजेस आप प्रॉपर करो, रिट्राई मतलब कोई चीज आप देख सको तो प्रॉपरली देख सको, वो चीज बता। और आप खुद ही करेंगे तो आपको पता भी पड़ेगा कैसे क्या करते हैं। अब इसकी हिस्ट्री दे रखी है, हिस्ट्री ये बता रखी है कि कब कब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आए। जैसे 1980 में दो ओपन सोर्स मूवमेंट स्टार्टेड विद रिचार्ड स्टेलन जीएनयू प्रोजेक्ट। ये प्री ऑपरेटिंग सिस्टम आया था इस समय, जेएनयू। 89 में फर्स्ट वर्जन ऑफ जेएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस वाज रिलीज। जेएनयू एक प्रोजेक्ट था, उसका यूज करा था। फिर लाइनेक्स वर्ड आया था 1991, लाइनस टूवर्ड्स क्रिएटेड लाइनेक्स प्रोवाइड एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही, और आज की तारीख में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मैं बता दूं। आज की तारीख में वायरस इजीली इफेक्ट नहीं करते, फ्री अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के प्रोडक्ट तो आपके पास पेड है। फिर 1994 में माई एसक्यूएल जो होता है, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, बहुत इजी है ये, एंड मोस्ट ऑफ द पर्सन इज यूजिंग माई एसक्यूएल। तो डेटाबेस में ओपन सोर्स है, चेंज कर सकते हो आप। फिर 1998 नेटस्केप ओपन सोर्स वेब ब्राउजर वाज डेवलप। अब नेटस्केप आज की तारीख में तो यूज नहीं हो रहा है,
जैसे वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है। नेटस्केप नेविगेटर जो है ना, नेटस्केप नाम की कंपनी है, उनका ब्राउजर आता था नेटस्केप नेविगेटर, पुराना है ये, बट इसके सोर्स कोड ओपन थे। ओपन थे मतलब इसके सोर्स कोड खुले हुए थे, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, देख सकते थे इसके सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब अंदर की कोडिंग, जो मैंने आपको समझाया वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ही वही। इसमें लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई इसमें, ओपन सोर्स। और as internet is transferring much of the software business into service, अब ये very large part of the software that enable this to happen are expected to become free and open. तो ये चीजें हैं। आज मैंने आपको जो बताया है अभी, वैसे इस चैप्टर के कुछ और पार्ट भी बचे हैं। अब काफी कुछ चीजें मैंने इसमें बता दी है। आज मैंने आईपीआर आपको बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसके अंतर्गत कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट लेने के लिए आपको किसी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। आईपीआर के साथ ही इन्होंने ये बताया कि भैया आप डिजिटल प्रॉपर्टी में दो चीजें आ गई, डेटा और इंटरनेट अकाउंट। तो ये होना जरूरी है। इंटरनेट इंटरनेट हमको कौन देता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट अकाउंट। फिर प्लेगरिज्म मैंने बताया है, डुप्लीकेट चीजें आपको यूज होती है। तो फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर लाइसेंस। लाइसेंस मतलब आपको कोई एग्रीमेंट यूज करना हो तो परचेस करना होता है। परचेस करना मतलब आप ऑनर से परमिशन ले रहे हो कि इतने साल का हमने ये लिया, 1 साल का, 2 साल का। जैसे मैंने आपको एमएस ऑफिस का एग्जांपल ही दिया है, एग्रीमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट और उसकी हिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बुक भी बता दी है। मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं, मेरे पास फीडबैक आया भी था कुछ स्टूडेंट्स का, तो आप सभी देखें। मेरा नाम नीलेश जैन है और मेरा नंबर, मोबाइल नंबर 9827242911 है। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं।